सकते हैं या सेल कर सकते हैं। ठीक है, पुराने लेवल्स को स्टडी करके या पुराने स्ट्रक्चर्स को या प्राइस पॉइंट को स्टडी करके हम ऐसे जोन्स निकाल सकते हैं। ठीक है, ये मान लो मैंने यहाँ पर बाइंग जोन निकाला, तो नेक्स्ट टाइम यहाँ पर मार्केट आएगा और यहाँ से बाय हो सकता है। ठीक है, सो इस तरीके से प्रीवियस डेटा को स्टडी करके हम फ्यूचर्स में जोन्स निकालते हैं और वहां से मार्केट या तो बाय होता है या तो सेल होता है। ठीक है, बस इतना ही होता है टेक्निकल एनालिसिस में। अब मान लो ये एक टाइम फ्रेम है। ठीक है, ये थोड़ा सा इसको सिंपल करते हैं। मान लो ये $20 का एक जोन है और ये $5 का एक जोन है, और मार्केट ने कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्राइस एक्शन प्रिंट किया हुआ है। ठीक है, पिछले अप्रैल, मई और जून महीने में। ठीक है, पिछले 3 महीने का डेटा है। तो इसका अगर मैं स्टडी करूंगा तो मुझे कितनी चीजें पता चलेगी, 2 से 3 चीजें। पहले की मार्केट जब भी $20 के मार्क पर आता है तो सेल होता है, जब भी $5 के मार्क पे आता है तो बाय होता है। ठीक है, सो मेरे पास एक सेल जोन निकल के आ गया, मैंने मार्क कर दिया, और एक बाय जोन निकल के आ गया। सही है। एक और चीज पता चलती है कि आपको ट्रेड कहाँ पर नहीं करना है। ठीक है, नो ट्रेडिंग जोन, क्योंकि यहाँ पर मार्केट हो रहा है कंसोलिडेट या रेंज, मतलब ना प्रॉपरली बाय हो रहा है ना सेल। ठीक है, सो यहाँ पर हम ट्रेड नहीं करेंगे। अब ये रही करंट मार्केट प्राइस। आज क्या है, वेडनेसडे 9 जुलाई। अगर मार्केट $20 पर जाता है, यहाँ से सेलिंग का कंफर्मेशन देता है तो हम सेल करेंगे। अगर मार्केट $5 पे जाता है तो विथ सम सॉर्ट ऑफ कंफर्मेशन यहाँ से हम दोबारा बाय करेंगे। ठीक है, बस इतना ही होता है टेक्निकल एनालिसिस, या ट्रेडिंग में भी अगर मैं बोलूँ इतना ही होता है। अब मैं आपको मेरे कुछ चार्ट्स दिखा देता हूँ, लेवल्स। अब देखो गाइस, यहाँ पर बस आपको दो बॉक्स दिखेगा, या तो ग्रीन बॉक्स दिखेगा या तो रेड बॉक्स दिखेगा। बस मैंने कुछ लगाया नहीं है, ना इंडिकेटर है, ना ईएमए है, ना कोई आरएसआई है, या कोई वॉल्यूम है। ठीक है, और बहुत सारे होते हैं, एडीएक्स हो गया, बॉलिंजर बैंड्स हो गया, पिवट पॉइंट्स हो गया। ठीक है, तो इंडिकेटर्स की भी बात कर लेते हैं, टेक्निकल्स में ही आता है इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स काम कैसे करता है। सो गाइस, जो इंडिकेटर है ना, मतलब कोई भी लगा लो, उसका काम क्या है कि भाई यहाँ पर अगर प्राइस है ना, अब मुझे पता चलना चाहिए यहाँ से प्राइस या तो बाय होगा या तो सेल, इसीलिए सब इंडिकेटर लगाते हैं। बट इंडिकेटर ऐसे काम नहीं करता। इंडिकेटर डेटा बेस्ड आपको क्या बोलते हैं, या तो बाय या तो सेल निकाल के देगा, मतलब ऐसा है। अब आपने यहाँ पर इंडिकेटर लगाया, अब ये थोड़ा सा बाय होने के बाद आपको बताएगा कि हाँ भाई यहाँ पर अब प्राइस आ गई है ना, अब आप यहाँ से बाय करो। अब ऐसे तो चलेगा नहीं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर बाय करता तो मेरा 10-20 रुपए का रिस्क बनता। अब मैं यहाँ पर बाय कर रहा हूँ तो ये ऑलरेडी ऊपर चला गया है। 80-100 रुपए का रिस्क थोड़ी लूंगा मैं, सिर्फ कितने पॉइंट के लिए। 100 रुपए अगर मैं लगाता हूँ 20-30 रुपए के लिए, तो ये ट्रेडिंग नहीं होती। ठीक है, आप 20-30 रुपए लगाकर 100 रुपए निकाल रहे हो, तो गाइज ये होती है ट्रेडिंग। तो इंडिकेटर तो पिक्चर से बाहर चला गया, क्योंकि वो हमें रियल टाइम पे डेटा शो नहीं करता है, या तो बाय करना है या तो सेल, जो भी हो। ठीक है, सो इंडिकेटर हमारी स्ट्रेटेजी में हम यूज नहीं करते। दूसरी चीज जो है वो है वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम के बारे में भी अगर आपको कुछ चीजें नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। अब देखो गाइस, ये जो वॉल्यूम कैंडल्स आपको दिखाई दे रही है, देखो। अब इसका मतलब क्या होता है, एक जो भी बेसिक सा बंदा जिसको ट्रेडिंग के बारे में जस्ट नॉलेज बेसिक है, वो यही सोचेगा कि जितनी बड़ी वॉल्यूम की कैंडल, मतलब जितने ज्यादा ऑर्डर्स मार्केट में आ रहे, उतना बाइंग या उतना सेलिंग होगा। रेड कैंडल मतलब सेल, ग्रीन कैंडल मतलब बाय। ठीक है, सो सबसे पहली चीज, ये बहुत गलत चीज है, क्योंकि यहाँ पर ये जो वॉल्यूम होता है गाइस, इसे कहा जाता है टिक वॉल्यूम। ठीक है, टिक वॉल्यूम का मतलब ये है कि मार्केट में मान लो
और एक एग्जांपल देता हूँ आपको। एक दुकानदार है जिसके पास सिर्फ 5 फोन पड़े, ठीक है, और उसके पास जो खरीदार है या जो बायर से 100 आ जाते हैं। तो ऐसा हमें लगता है बाहर से कि उसके पास ना 100 ऑर्डर्स आए हैं फोन के लिए, बट एक्चुअल में उसके पास कितने ऑर्डर्स है, मतलब कितने ऑर्डर्स वो फुलफिल कर सकता है, सिर्फ 5। तो ये भी सेम ही है, हमें दिखाई देता है कि भाई यहाँ पर 10,000 ऑर्डर्स लगे हुए हैं या 1 लाख ऑर्डर्स लगे हुए हैं, बट उसमें से एक्चुअल में कितने ऑर्डर्स फिल हुए हैं ये नहीं पता होता हमें। अब मान लो 1 लाख में से सिर्फ 5,000 ही ऑर्डर फिल हुए। अब यहाँ पर ये 1 लाख का वॉल्यूम दिखा रहा है, बट एक्चुअल वॉल्यूम क्या होता है, जितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्लेस हुए हैं उतना ही मार्केट में मूव या लिक्विडिटी या पैसा आता है, उसके हिसाब से ही मूव आएगा मार्केट में। तो कभी कभी क्या होता है कि चलो 10,000 ऑर्डर लगे, सारे 10,000 ऑर्डर फिल हुए, तो ये सेलिंग का मूव आता है, ठीक है। अब देखो दोबारा यहाँ पर इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, क्या उसके हिसाब से इतना बड़ा मूव आया है? मतलब मान लो यहाँ पर 10,000 ऑर्डर्स आए और सिर्फ 4,000 ऑर्डर्स ही फुलफिल हुए। कभी कभी ऐसा भी होगा कि बहुत बड़ी कैंडल होगी और एकदम ऐसे फुसकी कैंडल बनेगी, मतलब आपको दिखा है 1 लाख ऑर्डर आया है, बस उसमें से 1,000 ऑर्डर ही फिल हुआ है। अब ये ऑर्डर फिल हुआ है, क्या हमें पता चलेगा कि ये कब कैसे कहाँ होता है? तो बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ आपके ब्रोकर को पता होता है जो किसी का भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करते, ठीक है। हम भी थर्ड पार्टी ही ट्रेड कर रहे होते हैं। हम ब्रोकर में अकाउंट निकालते हैं, ब्रोकर को बोलते हैं भाई बाय कर, तो फिर ब्रोकर हमारे बिहाफ पर बाय करता है मार्केट में, ठीक है। सो ये रहा टेक्निकल एनालिसिस। देन उसके बाद फंडामेंटल्स की अगर हम बात करते हैं, तो फंडामेंटल्स थोड़ा सा ध्यान से सुनो। फंडामेंटल्स में आपको 3 मेजर न्यूज के बारे में बताऊंगा। फंडामेंटल्स का होता है मतलब न्यूज ट्रेडिंग। अब न्यूज ट्रेडिंग में आपको कौन कौन सी चीजें जो कौन से करेंसी को अफेक्ट करेगी, ठीक है। अब सबसे ज्यादा मोस्ट इन्फ्लुएंशियल जो पेयर है या करेंसी है वो है यूएस डॉलर, ठीक है। यूएसए रिप्रेजेंट करता है डॉलर को, और यूएसए कैसे परफॉर्म करेगा ये भी अफेक्ट करता है डॉलर को, ठीक है। सो यूएसए एज अ कंट्री, इसके देश दूसरे देशों के साथ कैसे संबंध है या रिलेशन है, या फिर जियो पॉलिटिक्स सिचुएशंस कैसे चल रहे हैं, या कंट्री में कुछ वॉर सिनेरियोज है, या नेबरिंग कंट्रीज के साथ कुछ वॉर सिनेरियोज है, या मान लो पेंडेमिक आ गया कुछ, या फिर प्रेसिडेंट पे अटैक हो गया, तो ये जो सारी चीजें ना ये डॉलर को अफेक्ट करती है। या देश में बेरोजगारी बढ़ गई, ठीक है, लोगों के पास काम धंधा ही नहीं है, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, तो ये जो सारे मेजर इवेंट्स होते हैं ना ये अफेक्ट करते हैं डॉलर को, ठीक है। बट ये कभी कभी होता है, ठीक है, ये मेजर इवेंट्स होते हैं, ये हर रोज या हफ्ते में एक बार, साल में एक बार ऐसा नहीं होता, ठीक है। या तो जब भी प्रेसिडेंट चेंज होता है या इलेक्शंस आते हैं तब भी हो सकता है। तो इतना डीप में नहीं जा रहा है हमें, हमें बस 3 फिलहाल के लिए पता होने चाहिए न्यूज, जो है FOMC, ठीक है। अब आज 11:30 बजे FOMC की न्यूज है, ठीक है। FOMC का लाइव न्यूज होता है, हमें डेटा नहीं बताया जाता है। सो वो मतलब कैसे बताते हैं, न्यूज के मतलब मीटिंग्स, जो बंदा आता है, जो बाइडन, वो बोलेगा कि ये ऐसा है वो वैसा है, तो लाइव स्ट्रीम पर FOMC की न्यूज बताई जाती है। तो इन जनरल स्पीकिंग अगर बात करें, तो इंटरेस्ट रेट किसी भी करेंसी का या देश का, ठीक है, किसी भी देश का इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ जाता है, ठीक है, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट IR लिख देता हूँ, तो करेंसी के लिए वो खराब न्यूज है, ठीक है, नेगेटिव न्यूज है। अगर इंटरेस्ट रेट कम कर दिया ओवरऑल, तो ये करेंसी के लिए पॉजिटिव न्यूज है।
ठीक है। अब इसको अगर आपको अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो ये एक बैंक है, ठीक है। ये एक बैंक क्या है, एक कंट्री की तरह ले लो इसको। अब बैंक में ना आप चले जाते हो लोन लेने के लिए, ठीक है, क्रेडिट लेने के लिए। अब बैंक बोलता है ना भाई 20% ब्याज लगेगा, ठीक है, 20% इंटरेस्ट रेट लगेगा, आप कितना भी अमाउंट लेके जाओ 20% इंटरेस्ट रेट। तो जो देखो ज्यादा कमाने वाला बंदा है, जिसके पास ज्यादा इनकम है, वो ही 20% अफोर्ड कर सकता है, बाकी सब लोग फिल्टर आउट हो गए। ठीक है। मतलब फिल्टर आउट जो लोग हो गए, वो ऐसा था कि उनका इनकम कम था, ज्यादा वो लोग पैसा स्पेंड नहीं कर सकते। तो इससे क्या होता है ना, करेंसी स्टेबलाइज भी हो जाती है। ठीक है, इतना डीप नहीं जाना है हमें। मान लो बैंक ने 20% दिया इंटरेस्ट रेट, आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया, प्लस इंटरेस्ट रेट 20,000 एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा। ठीक है। मान लो 100 में से सिर्फ 5 या 6 लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं। अब इंटरेस्ट रेट बैंक ने कम कर दिया मान लो, ठीक है, बैंक ने मतलब देश ने। तो यहाँ पर लोन लेने के लिए कितने लोग आ सकते हैं, बहुत सारे लोग आ सकते हैं, क्योंकि 5% इंटरेस्ट रेट मतलब 1 लाख पे एक्स्ट्रा 5,000 ही तो देना है हमें। तो वो आराम से अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है। बस इतना ही। करेंसी को स्टेबलाइज करने के लिए या कुछ पॉलिसीज निकालते हैं सरकार, और जो उसका फेडरल रिजर्व बैंक होता है वो। ठीक है। हमें क्या पता होना चाहिए कि भाई इंटरेस्ट रेट बढ़ा, नेगेटिव न्यूज, इंटरेस्ट रेट कम हुआ, पॉजिटिव न्यूज। टू बी ऑनेस्ट मुझे आज तक एफओएमसी का फुल फॉर्म भी नहीं पता है। ठीक है। सो मुझे बस इतना पता है, इंटरेस्ट रेट की न्यूज पॉजिटिव या नेगेटिव आती है तो क्या करना है, बस आपको भी इतना ही पता होना चाहिए। दूसरी मेजर इंपॉर्टेंट न्यूज है एनएफपी। एनएफपी का फुल फॉर्म है नॉन फार्म पेरोल, बट आपको वेबसाइट पर ये दिखाएगा नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज। ठीक है। अब ये नाम का मतलब भी मैं आपको समझा देता हूँ। नॉन फार्म पेरोल मतलब जो भी गाइस फार्मिंग सेक्टर है किसी भी देश में, फार्मिंग सेक्टर को हटाकर बाकी का जो प्राइवेट है और जो गवर्नमेंट सेक्टर है। अब प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर लोगों को जॉब दे रहा है या नहीं, मतलब जॉब वैकेंसीज है या नहीं, या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है या नहीं, ये आपको इस न्यूज में पता चलता है। अब जो फार्मिंग मतलब जो खेती बाड़ी करता है बंदा, वो किसी को सैलरी बेस्ड पे रखेगा क्या, कि हाँ भाई हर एक महीने के 1 तारीख को तू आ मेरे खेत में काम कर, मैं तेरे को पगार दूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। मजदूरी होती है, दिहाड़ी होती है। ठीक है, 1 दिन काम किया, 2 दिन काम किया, बात खत्म, हाथ में पैसा दिया, चलो बाय बाय। ऐसा होता है। गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर वाले जॉब मतलब एक सिक्योर जॉब देते हैं उनको। सो एनएफपी कौन सा न्यूज़ है, जहां पर लोगों के पास जॉब है या जॉब नहीं है, मतलब प्राइवेट और सेक्टर्स, गवर्नमेंट सेक्टर ने मिलाकर कितने लोगों को जॉब दिया है या जॉब नहीं दिया है, ये इसका डेटा होता है। अब ज्यादा जॉब रहेगा, इसका मतलब क्या है,